Welcome and greetings at whatever time you're watching. This will be our agriculture series of GS3 and lecture number 21, video number 22. We are almost towards the end of the agriculture now. मैं बार बार आपको कह रहा हूँ. इसके बाद हमारे पास अभी आज हम करेंगे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS. PDS में ही I thought of covering National Food Security Act of 2013, but video काफ़ी लंबा हो जाता and the topic would have been got cluttered, so I'm making that in a separate video. So इसके बाद से we'll have almost 4 lectures, यानी कि 2 days, and then we are done with agriculture of GS3. So let's get going with public distribution system. So what is public distribution system? क्यों ज़रूरत पड़ी इसकी? The question is, why do we need public distribution system? See, India is a welfare country, right? India is a welfare country. One second. We are a welfare state, right? Welfare state है. And in welfare state, everyone is responsible of government. ठीक है, सब सरकार की जिम्मेदारी है. Not everyone is equally rich, or let's say capable. So government has to give them care and nourishment. और वो किस लिए? क्योंकि उनका सिक्योरिटी मैटर करता है. एंड फॉर फीडिंग, अगर वो सिक्योरिटी फूड से रिलेटेड हो जाए तो दैट सिक्योरिटी बिकम्स फूड सिक्योरिटी. सो इस फूड सिक्योरिटी को फुलफिल करने के लिए उन तक अनाज पहुंचाना ज़रूरी है, और उन तक ग्रेन्स तभी पहुंचेंगे जब हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म हो. सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट सिक्योरिटी इज. तो एज पर वर्ल्ड फूड समिट, फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट व्हेन. देखो, फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट करने के ना सिर्फ ऐसा नहीं कि सबके पास खाना अवेलेबल हो, दैट इज फूड सिक्योरिटी. नहीं, फूड सिक्योरिटी के 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं. क्या? कि अवेलेबिलिटी होना चाहिए, स्टेबल एक्सेस होना चाहिए, अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, एंड यूटिलाइजेशन, दैट इज उसका न्यूट्रिशन वैल्यू होना चाहिए. ये नहीं कि बस खाना दे दिए हैं. तो हमारे पास एक डेफिनेशन रेडी होना चाहिए हमारे पास विद इन हैंड. सो व्हाट इट इज? फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट व्हेन ऑल पीपल एट ऑल टाइम. All people at all times. See, these are the keywords which should reflect in your answer. What are these? All people, all time, have physical and economical access to sufficient, safe and nutritious food. ठीक है, और इनसे क्या होगा? सोचो कि अगर ये सारे मिल जाते हैं तो क्या आउटकम होगा? That is, meet their duty. Sorry, not meet their duty. Sorry, meet their dietary need एंड फूड प्रेफरेंसेस. ये अचीव होना बहुत ज़रूरी है, तभी वील से कि फूड सिक्योरिटी है, वरना फूड है. और ये जो डेफिनेशन हम लेके आते हैं, ये वाला, ये हम लेके आते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के FAO का डेफिनेशन है ये. सो विल राइट इट हियर. एज पर FAO, these are 4 pillars. okay, these are 4 pillars. इनके बिना फूड सिक्योरिटी पॉसिबल नहीं हो सकता. तो अब देखो, सरकार अवेलेबिलिटी के लिए कुछ करेगी, सरकार स्टेबल एक्सेस के लिए कुछ करेगी, सरकार अफोर्डेबिलिटी के लिए कुछ करेगी, और सरकार यूटिलाइजेशन एंड न्यूट्रिशन वैल्यू के लिए कुछ करेगी. तो बताओ, अवेलेबिलिटी के लिए सरकार ने क्या कर रखा है? हमें पता है, गवर्नमेंट हैज़ MSP, गवर्नमेंट हैज़ सब्सिडी फॉर अवेलेबिलिटी, दैट फूड आर अवेलेबल टू those who are in need. Then we have stable access. Then stable access के थ्रू क्या करने की, मतलब stable access को अचीव कराने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? It will give them through a channel. चैनल क्या है? FCI. FCI के पास क्या होता है? बफर स्टॉक. तो सरकार स्टेबल एक्सेस करा रही है एंड अवेलेबिलिटी भी करा रही है. अफोर्डेबिलिटी के लिए क्या करेगी? टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. देखो, ये एक्सेस के लिए भी है, ये अवेलेबिलिटी के लिए भी है, बट अगेन टारगेटिंग क्या है? टारगेटिंग इज अफोर्डेबिलिटी होना चाहिए. PDS में क्या दे रहे थे हम? अफोर्डेबिलिटी. वीट एट 2 per kg, राइस एट 3 per kg,
दे रहे थे ना, तो अफोर्डेबिलिटी है। एंड देन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में हमने क्या किया, हमने इस एंटाइटलमेंट को वी कन्वर्टेड इनटू राइट, बिकॉज 2003 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। हम उस पर आगे चलेंगे जब हम फूड सिक्योरिटी पढ़ेंगे और डिटेल में, मतलब फूड सिक्योरिटी, एंड विल ऑल्सो स्टडी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन डिटेल। एंड देन यूटिलाइजेशन एंड न्यूट्रिशन वैल्यू के लिए सरकार क्या कर रही है, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, देन मिड डे मील है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, मदर एंड 0 to 6 मंथ का चाइल्ड भी कवर्ड है, देन 6 to 14 के लिए 6 मंथ to 6 ईयर के लिए अलग है, देन 6 ईयर to 14 ईयर से अलग है, बिकॉज सबके डाइटरी नीड अलग है। तो गवर्नमेंट सी हर स्टेप पे गवर्नमेंट इज डूइंग समथिंग, एंड दिस इज एज पर FAO, वी हैव रिटन इट। इसको हटा सकते हैं, फिर इसको लिख दो यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स। अब गवर्नमेंट कैसे करती है हमने देख लिया, गवर्नमेंट डज इट थ्रू FCI, गवर्नमेंट डज इट थ्रू बफर स्टॉक, MSP के थ्रू करती है, टारगेटेड PDS, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, एंड ICDS। ICDS इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। अब बताओ, जब हमने फूड सिक्योरिटी पढ़ लिया तो हमारा ध्यान अब कहाँ जाएगा कि हाँ फूड सिक्योरिटी तो चाहिए, अब PDS के थ्रू उनको ग्रेन्स पहुंचाना है, किनको, दोज हु आर इन नीड। तो कैसे पहुंचेगा उन तक ग्रेन, थ्रू PDS। अब आओ PDS देखते हैं क्या है। अब बताओ, PDS का एक हमारे पास रेडीमेड इंट्रोडक्शन होना चाहिए। सी रिमेंबर, आपको लग रहा होगा कि ये बोरिंग हो गया एग्रीकल्चर, आई अग्री बोरिंग हो गया होगा, बट द पॉइंट इज एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, टारगेटेड क्वेश्चन है, एंड देर इज नो डॉजिंग, आएगा ही आएगा, ठीक है। सो इसीलिए हमारे पास एक इंट्रोडक्शन, हर टॉपिक का, हर चीज़ का जो पैरामीटर है हमारे पास रेडी होना चाहिए। सो व्हाट इज PDS? PDS इज इंडियाज फूड सिक्योरिटी एंड प्राइस स्टेबलाइजेशन मैकेनिज्म, राइट। हमने किस लिए PDS लाए थे, PDS लाने का मेन मकसद था फूड सिक्योरिटी कराने के लिए। सो दिस इज फॉर इंडियाज, सो PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज इंडियाज फूड सिक्योरिटी एंड प्राइस स्टेबलाइजेशन mechanism that does what, that distributes essential commodities। अब देखो essential commodities पढ़ते ही हमारा दिमाग ट्रिगर होना चाहिए कि essential commodities क्या होंगे, तो हम essential commodities के भी नोट बना लेंगे। and subsidized price through fair price shops, okay, these are the definition directly picked from data of government। तो अब देखो PDS का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इट इज सप्लीमेंट्री। PDS एक घर के अनाज को एक घर के रिक्वायरमेंट को पूरी तरह फुलफिल नहीं करने के लिए बना है, PDS बना है सप्लीमेंट करने के लिए, कि जिस चीज़ की बेसिक रिक्वायरमेंट है, जिसको बोलते हैं हिंदी में आवश्यकता, बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। सो इट डज नॉट मीट एंटायर हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट। तो एसेंशियल कमोडिटीज जब पढ़ा हमने, तो व्हाट आर एसेंशियल कमोडिटीज, वीट, राइस, शुगर, केरोसिन, ये these are not just all the essential commodities but these are the commodities which were covered in public distribution system। अब देखेंगे कि आगे जब हम पढ़ते जाएंगे तो गवर्नमेंट ने इनमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग बदलाव किए हैं, ठीक है। सो कमोडिटीज में सम स्टेट गिव एडिशनल आइटम ऑल्सो, जैसे पल्सेस, एडिबल ऑयल, सॉल्ट, आयोडाइज। नाउ सी द कैच इज सम स्टेट, बट क्या ये रिक्वायरमेंट सिर्फ सम स्टेट में ही है, पल्सेस तो सभी को चाहिए ना, एडिबल ऑयल तो सभी को चाहिए। सो देखो हम जैसे जैसे पढ़ रहे हैं हमारे मन में ये भी तैयार हो रहा है कि अच्छा ड्रॉबैक तो ये हो सकता है ना, क्योंकि सरकार जब ये कर रही है, सरकार सिर्फ ये कर रही है, तो अच्छा ये ना होना इज ड्रॉबैक, ये होना इज एडवांटेज, राइट। तो सबका डेफिनेशन में हमारे पास बोथ एस्पेक्ट हमारे पास मौजूद होते हैं, और हमें ट्रिगर करना चाहिए वही चीज़ पढ़ते वक्त कि हाँ इस चीज़ को यहीं से उठा लूँगा मैं। अब देखो PDS का प्रोसेस क्या होता है, PDS का प्रोसेस है फार्म से लेके प्लेट तक पहुंचाना है। सो एवरीथिंग इन बिटवीन दिस, फ्रॉम प्रोडक्शन से लेके, पोस्ट प्रोडक्शन से लेके, स्टोरेज से लेके, प्रोक्योरमेंट से लेके, स्टोरेज से लेके, एंड देन मेकिंग इट अवेलेबल फॉर द लास्ट माइल। लास्ट माइल में कौन बैठा है, PHS, दोज आर प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स, अंत्योदय योजना वाले, BPL कार्ड वाले, दीज आर द पीपल। इवन APL कार्ड्स अबव पॉवर्टी लाइन आर पीपल आर इंक्लूडेड इन फूड, क्योंकि फूड सिक्योरिटी तो सभी को चाहिए ना, चाहे वो बिलो पॉवर्टी लाइन हो या अबो पॉवर्टी लाइन हो, राइट। तो देखो इसमें सेंटर एंड स्टेट का रोल आएगा, क्यों, रिमेंबर एग्रीकल्चर 7th शेड्यूल में इट इज इन स्टेट लिस्ट। तो प्रोक्योरमेंट में स्टेट के बिना एंड ये PDS में स्टेट एंड सेंटर के बिना तो ये पूरा काम हो नहीं सकता है, बिकॉज सेंटर कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट इन एवरी स्टेट्स। सेंटर पूरे 1.5 बिलियन पीपल का, along with all the other documents center is providing, it cannot provide
और इट विल बिकम अ हेक्टिक टास्क, एंड सिंस वी आर अ फेडरल कंट्री तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट के पास भी होना चाहिए। सो सेंटर का काम क्या है इसमें? प्रोक्योरमेंट करना है। सेंटर का काम स्टोरेज है, ट्रांसपोर्टेशन है एंड बल्क अलॉटमेंट है। देखो मैं ये लिख के इसलिए लाता हूँ ना, क्योंकि मैं अगर यहाँ लिखने बैठूंगा ना तो एक क्लास कम से कम 3 से 4 घंटे का होगा, और यही हो रहा है पूरी इंडस्ट्री में। लंबी लंबी क्लासेस, लंबी लंबी बातें। सो दिस इज द रीजन आई राइट एंड कम। प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड बल्क अलॉटमेंट। स्टेट का काम क्या है? देखो प्रोक्योर करके गवर्नमेंट स्टेट को दे देती है। अब विद इन स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स का अलॉटमेंट है, तो अलॉटमेंट विद इन स्टेट, आइडेंटिफाइंग द बेनिफिशियरी, उनको राशन कार्ड प्रोवाइड करना, एंड फेयर प्राइस के शॉप के थ्रू उन बेनिफिशरीज को अवेलेबिलिटी करवाना। राइट, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंटर। देखो हम एक प्रोसेस में पढ़ रहे हैं, हमने क्या पढ़ा? अच्छा, फूड सिक्योरिटी चाहिए, पीडीएस करना है तो उसके लिए फूड सिक्योरिटी के लिए करना है। फूड सिक्योरिटी चाहिए तो पीडीएस करना पड़ेगा। पीडीएस का डेफिनेशन क्या है? राइट, पीडीएस का डेफिनेशन क्या है? फिर पीडीएस में क्या क्या कमोडिटीज़ हैं, वो होता कैसे है। ठीक है, अब देखो इसको एक फ्लो चार्ट में समझो। दिस शुड बी देयर इन योर नोट्स, ओके, ट्रस्ट मी दिस शुड बी देयर, इससे आपको याद आएगा। अब देखो फार्मर क्या करता है? फार्मर प्रोड्यूसेस एंड ब्रिंग्स इट हिज गुड्स टू एपीएमसी एंड एफसीआई। एफसीआई में क्या होगा? एफसीआई में he'll बी पेड एमएसपी, और एमएसपी कैसे डिसाइड होता है? सीईसीए, दैट इज कमीशन, यस, कमिटी ऑफ इकोनॉमिक एंड समथिंग एट सेंटर, देख लेना। आई डोंट एग्जैक्टली सी, दिस इज द रीजन आई से दैट यू आर सपोज टू राइट फुल फॉर्म। मैं खुद भी अपने मिस्टेक से सीखता हूँ। एंड देन दिस इज गिवन, देन एपीएमसी एंड एफसीआई क्या करती है? इस ग्रेन को स्टेट गवर्नमेंट को अवेलेबल कराएगी। स्टेट गवर्नमेंट को फ्री में नहीं अवेलेबल कराती। स्टेट गवर्नमेंट पे सर्टन अमाउंट, एंड व्हाट इज दैट अमाउंट? दैट इज कॉल्ड सीआईपी। व्हाट इज सीआईपी? सेंट्रली इशूड प्राइस, एंड ये फूड सब्सिडी बिल के थ्रू डिसाइड होता है। राइट, अब स्टेट गवर्नमेंट इस ग्रेन को लेके क्या करेगी? ये जो ग्रेन था, इस ग्रेन को फूड स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? ये इसको पीडीएस नेटवर्क में डालेगी, एंड पीडीएस नेटवर्क के थ्रू दिस इज सपोज टू रीच द बेनिफिशियरी। वो कैसे पहुंचेगा? ग्रेन्स एंड सब्सिडी कैसे पहुंचेगा यहाँ तक? थ्रू द राशन कार्ड। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? आइडेंटिफाइंग बेनिफिशियरी, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो स्टेट राशन कार्ड इशू करेगा बीपीएल्स को, ठीक है, और वो फेयर प्राइस पे एट सब्सिडाइज्ड प्राइस। व्हाट इज सब्सिडाइज्ड प्राइस? सब्सिडाइज्ड प्राइस का मतलब होता है बिलो इकोनॉमिक कॉस्ट। बिलो इकोनॉमिक कॉस्ट दीज कमोडिटीज आर गिवन टू बेनिफिशरीज। अब देखो जैसे हम ये पढ़ लिए, इतना तो पता है कि पैनेसिया नहीं है, स्वर्ग नहीं है, कुछ तो प्रॉब्लम होगा ही। तो देयर विल बी इशू एट ऑल स्टेज। अब जब एड्रेस करना होगा पीडीएस का इशू, हम हर स्टेज पे इशू एड्रेस कर पाएंगे कि एमएसपी स्क्यूड कर दे रहा है, या फिर एमएसपी रियलाइज नहीं हो पा रहा है, ग्रेन्स रॉट हो रहे हैं, सीआईपी इनएडिक्वेट हो रहा है फॉर सेंटर, पीडीएस नेटवर्क में देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ लीकेज, राशन कार्ड में इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर हो सकता है। सी दिस इज हाउ वी आर स्टडिंग, और ऐसे ही पढ़ना है। राइट, चलिए अब देखते हैं ये जो पीडीएस आज हम जिसको देख रहे हैं कि ये अनाज हमारे घर तक पहुंच रहा है, ये एक दिन में तो नहीं बना होगा, इसको बनने में प्रोसेस लगे होंगे, एंड दैट प्रोसेस वुड बी हैपनिंग थ्रू सर्टेन एवोल्यूशन। तो उस एवोल्यूशन को देखते हैं कि सबसे पहले 1960s में, आफ्टर 1947 जब हमारे देश आज़ाद हो गई थी, तो 1916 में ये पता लगा, 1916 में पता क्या लगा, पता पहले लग गया था, बट 1960 में गवर्नमेंट केम अप विथ आइडिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड ग्रेन्स, ओके, फूड ग्रेन्स। तो पीडीएस 1960s में इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? मैनेजमेंट ऑफ फूड शॉर्टेज आफ्टर 1960 का क्राइसिस। 1960 में क्राइसिस याद है, वो PL11 वाला, राइट, जब हम, वो लाल बहादुर शास्त्री का फेमस स्टोरी है कि हम अमेरिका के पास गए, वी गॉट सब ऑप्टिमल ग्रेन्स, एंड देन इट वाज रियलाइज्ड कि नहीं, अब अपना कुछ करना पड़ेगा। तो इस पीडीएस स्कीम का उस समय ऑब्जेक्टिव क्या था? कि हमें मैनेजमेंट करना है फूड शॉर्टेज का। तो इसके फीचर्स भी यही इसी के अराउंड होंगे। सो उस समय इसका मेन फोकस था, फोकस ऑन अर्बन स्कैरसिटी, कंट्रोल फूड ग्रेन प्राइस, एंड देन व्हाट, इंश्योर फूड अवेलेबिलिटीज इन सिटीज। अब देखो जैसे हम सिटीज देख रहे हैं, अर्बन देख रहे हैं, हमें पता रहे कि लोग तो रूरल में भी रह रहे हैं, लोग तो गांव में भी रह रहे हैं, इनके भी तो इश्यू होंगे। सी ऐसे ही निकल के आ गया हमारे पास इसका ड्रॉबैक, ठीक है। सो जब भी कोई नई स्कीम आती है, जब भी देखो नई थ्योरी,
या फिर जब भी हम पढ़ते हैं थेसिस है, एंटीथेसिस है, देन सिंथेसिस है, कैसे पढ़ते हैं? ऐसे ही पढ़ते हैं कि हाँ ये एक इशू था, इसको इसी के बैकड्रॉप में एक नया इशू आएगा। जब फॉर एग्जाम्पल ले लो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में पहले ट्रायड था, ठीक है, ट्रायड से निकल के देन वी केम टू एटॉमिक मास पे, देन बाद में मेंडलीव का टेबल आया एटॉमिक नंबर पे। तो कैसे कैसे इसमें ड्रॉबैक दिखता गया, इसमें ड्रॉबैक दिखता गया, देन वी केम टू अ फाइनल स्टेप। तो वैसे ही देखेंगे कि सिटीज़ का प्रॉब्लम है, अर्बन सिटीज़ को एड्रेस कर रहे हैं, तो ये हमारा ड्रॉबैक बन जाएगा। एंड देन लेटर व्हाट, लेटर इट वाज एक्सपेंडेड टू ट्राइबल एंड पॉवर्टी एरिया आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन। जब ग्रीन रेवोल्यूशन में पता लगे हमारे पास अनाज इतना ज़्यादा हो गया है, तो अब इस स्कीम को एक्सपैंड करेंगे। देन उसके बाद से आया आरपीडीएस। व्हाट इज आरपीडीएस? दैट इज रिवैम्प्ड। ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था इसका रिवैम्प हुआ, इसका रिवैम्प हुआ, ठीक है, रिवैम्प ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 1992 जून से शुरू हुआ। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका कि भाई रिवैम्प करना है, इंप्रूव द पीडीएस एक्सेस इन रिमोट हिली इनएक्सेसिबल एरियाज, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे अर्बन ही था, सिटीज ही था, तो अब इसको वहां तक भी ले जाना है ना, पीडीएस एक्सेस। अब देखो क्वेश्चन ये हो, मतलब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि अच्छा जब सरकार वेलफेयर गवर्नमेंट है, वेलफेयर स्टेट है, तो रूलर पे क्यों फोकस नहीं किया? सी रूलर का कंट्रीब्यूशन इज इक्वली देयर, उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, बट उस समय सिटीज़ को बचाना ज़रूरी था, बिकॉज सिटी वॉज द सेंटर ऑफ प्रोडक्शन। नॉट जस्ट फूड प्रोडक्शन तो चलो वहाँ हो रहा है, बट ऑल द अदर इकोनॉमी एक्टिविटी यहाँ हो रही थी, तो यहाँ पे लोगों को पहले संरक्षण देना बहुत ज़रूरी था। जब यहाँ हो जाएगा, जैसे हमारे पास डीपीएसपी क्यों है? डीपीएसपी का मेन रीज़न है कि अभी गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, बट गवर्नमेंट का एम है टू अचीव दिस। जैसे जैसे होता रहेगा वैसे वैसे डीपीएसपी को रियलाइज करते या रियलाइज किया जाएगा। सो आरपीडीएस हुआ, उसका एम क्या था कि ऑलमोस्ट 1775 डिस्ट्रिक्ट को कवर करो डीपीएपी के थ्रू। व्हाट इज डीपीएपी? दैट इज ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम के थ्रू। आईटीडीपी दैट इज इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के थ्रू। डीडीपी के दैट इज डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू। तो उसमें जितनी भी स्कीम्स चल रही हैं सबको टारगेट करके रिवैम्प करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे पहुंचाना था, राइट, डेजिग्नेटेड हिल एरियाज। अब देखो ये एम था, तो फीचर भी यही रहा होगा इसका कि फूड ग्रेन जो था बिलो सीआईपी एट 50 पैसे बिलो सीआईपी। व्हाट वाज सीआईपी? रिमेंबर, सेंट्रल इशूड प्राइस। इसी प्राइस पे स्टेट गवर्नमेंट बाइज द ग्रेन फ्रॉम सेंटर। 20 kg पर राशन कार्ड मिलता था। डोर स्टेप डिलीवरी शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर गांव वाले रिमोट एक्सेस हिली रीजन इनको बोल देंगे कि तुम शहर में आके लो, तो बात तो वही हो गया, यू नीड टू मेक देम एक्सेसिबल, राइट। यही तो था हमारा, स्टेबल एक्सेस होना चाहिए। सो एक्सेसिबिलिटी के लिए क्या किया? डोर स्टेप डिलीवरी रादर देन फेयर प्राइस शॉप पे जाके लो। एंड देन बेटर स्टोरेज। जो जो ड्रॉबैक्स रहे होंगे पहले में उन सबको एड्रेस करेंगे ना नए वाले में। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ ब्रिंगिंग अ न्यू एक्ट। एंड देन एडेड कमोडिटीज लाइक टी, पल्सेस, सॉल्ट, सोप। रिमेंबर यहाँ पे क्या था कमोडिटीज में? उसमें वीट, राइस, शुगर एंड केरोसिन दे रहे थे। दिस केरोसिन इज व्हाट? फ्यूल। घर में खाना बनाने के लिए स्टोव पे या फिर लाइट जलाने के लिए, लालटेन जलाने के लिए देते थे। नाउ मूविंग अवे फ्रॉम दिस वी डिसाइडेड टू इंक्रीज द कमोडिटीज लाइक टी, पल्सेस, सॉल्ट एंड सोप। अब उसके बाद से देखो, अब नया डिज़ायर आया, सॉरी नया रिक्वायरमेंट आया होगा इस पूरी स्कीम में। देन वी मूव टू टीपीडीएस। व्हाट इज टीपीएस? टारगेटेड पीडीएस, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, 1997 में। ऑब्जेक्टिव क्या था? अब पुअर ऑफ द पुअरेस्ट को टारगेट करो, ठीक है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को टारगेट, पुअर हाउस होल्ड। फीचर क्या रहा होगा इसका? वैसे ही कि स्टेट बीपीएल आइडेंटिफाई करेगी। ट्रांसपेरेंसी ऑफ फेयर प्राइस शॉप आएगा। जो यहाँ फेयर प्राइस शॉप बनाए थे हम लोग, मतलब बनाए तो पहले थे, जो फेयर प्राइस शॉप थी उसमें ट्रांसपेरेंसी लेके आना है। देन इंक्रीज द कवर टू 6 करोड़ फैमिलीज एंड एनुअल एलोकेशन ऑफ 72 लाख टन। 72 लाख टन बहुत अनाज होता है, राइट। देन एपीएल को भी इंक्लूड किया गया। क्यों? क्योंकि फूड सिर्फ बीपीएल का हक नहीं है, इवन एपीएल कैन गेट इट, बट इनको इकोनॉमी प्राइस पे नहीं मिलेगा। प्राइस विल बी हायर देन बीपीएल, व्हाट बीपीएल आर पेइंग, नॉट बिलो इकोनॉमिक प्राइस।
आपको भी मिलेगा, लेकिन वो इकोनॉमी प्राइस वाला कट आपको नहीं मिलेगा। देन गवर्नमेंट क्या की, टीडीपीएस के बाद से अंत्योदय योजना लेके आई। क्यों अंत्योदय योजना लेके आई 2000 में? ऑब्जेक्टिव इसका था कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जिसको हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया था, उसको अंत्योदय योजना में पुअरेस्ट ऑफ द पुअर अमॉन्ग बीपीएल्स को हम टारगेट करेंगे। और ये एक फेज में हुआ था, फेज 1, फेज 2, फेज 3। तो उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द रेफरेंस देना है अंत्योदय योजना का। तो इनिशियली क्या था, 1 करोड़ हाउस होल्ड था, वीट 2 पर केजी, राइस 3 पर केजी एंड 25 केजी से 25 केजी कर दिया। यहाँ पे टारगेट क्या था, 20 किलो देना था, यहाँ 25 किलो हो गया था, और यहाँ पे उसको हमने 25 से 35 किलो कर दिया, 35 केजी इन 2002। एंड देन एक्सपेंशन ऑफ अंत्योदय योजना हुआ थ्रू फेज 1, फेज 2, फेज 3। और क्यूमुलेटिव आउटकम क्या निकल गया इसका, दैट 50 लाख फैमिलीज वर एडेड टू दिस। मोर वनरेबल ग्रुप्स लाइक विडो, सीनियर सिटीजन, जितने भी ट्राइबल, पीवीटीजीज, दे वर एडेड। थर्ड फेज के थ्रू क्या हुआ था, ऑलमोस्ट 38% ऑफ बीपीएल वर रिसीविंग, दैट इज 2.5 करोड़ फैमिलीज वर रिसीविंग ग्रेन्स। सो दिस इज द लार्जेस्ट, जो हम कहते हैं ना हमारे यहाँ का पीडीएस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्कीम रन बाय एनी गवर्नमेंट इन एंटायर वर्ल्ड। देखो 2008 में क्या किया, इसमें पीपीपी मॉडल लेके आ गए, दैट इज एफसीआई एंड गोडाउन को हम बिल्ड करेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू। 2010 में वेयर हाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दिया हमने, एनडब्ल्यूआर। एंड एनडब्ल्यूआर डिड व्हाट, दे ब्रॉट इन नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट, यानी कि किसान अपने अनाज को वेयर हाउस में रख सकता है एंड देन ही कैन यूज दिस मनी, सॉरी ही कैन यूज दिस रिसीट एज अ ट्रेडेबल रिसीट। यानी कि वो क्या करेगा, दिस विल प्रिवेंट, नॉट दिस विल प्रिवेंट व्हाट, स्ट्रेस सेलिंग। मतलब अभी मान लो, फॉर एग्जाम्पल ले लो, उस किसान को अभी अपनी लेट्स से एक वेडिंग करानी है घर में, या फिर कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गया, तो अभी उसके पास जो स्टॉक होगा उसको इमीडिएटली बेचना है कहीं ना कहीं। सो वो क्या करेगा, किसी के पास जाएगा, somebody who knows that he is vulnerable at this point, he can do what, he can prevent him from getting a adequate price. So what would he do, he would do a stress selling. बट अगर उसके पास उसका अनाज एक गोडाउन में रखा हुआ है जहां से उसको नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट मिल गया, उस पर उसका अमाउंट लिखा हुआ है, सो ही नाउ नोज कि वो किसी को भी देगा, अगर 1 रुपये कम में भी दे देगा तो उसको पता है कि अगला जो लेगा उसको 1 रुपये का प्रॉफिट होगा, सो ही विल बाई इट। ईजी सेलिंग हो गया, लिक्विड हो गया इसका अनाज। सो वेयर हाउस रिसीट। देन 2013, इसी बीच में 2003 में सुप्रीम कोर्ट सेड आर्टिकल 21 के तहत राइट टू फूड इज फंडामेंटल राइट। सो 2013 में गवर्नमेंट हैज टू ब्रिंग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, इसमें क्या किया, जो पीडीएस था वो लीगल राइट बन गया। अभी तक क्या था, अब तक का सिनेरियो वाज, यहाँ पे देखो, लेट्स अंडरस्टैंड इट हियर। अप अंटिल नाउ हम वेलफेयर स्टेट थे, पीडीएस के थ्रू हमने क्या किया, फूड ग्रेन को लीगल एंटाइटलमेंट बना दिया, यानी कि यू आर एलिजिबल टू रिसीव। लेकिन अभी तक आपका राइट नहीं है, वो सरकार अपने मन से कर रही है आपके लिए, यू आर लीगली बाउंड टू गेट इट, but if you do not get it you cannot go to the court because this is not fundamental right. But after 2003, when Supreme Court said that right to food is fundamental right under Article 21 because right to life and dignified life is a part of Article 21, तो बिना खाना के dignified life and right to life तो अचीव नहीं हो सकता है। So food became the grain became right to food का पार्ट। So 2013 में जब गवर्नमेंट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लेके आती है, तब क्या हुआ, ये जो लीगल एंटाइटलमेंट था दिस बिकेम नाउ लीगल राइट। ठीक है, और लीगल राइट कैसे हुआ, थ्रू अ स्टैट्यूट। व्हाट इज द स्टैट्यूट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। राइट टू फूड इज फंडामेंटल राइट, बट गेटिंग फूड थ्रू नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इज योर लीगल राइट।
अब आ जाओ, अगर ये पूरा नहीं होता है तो नाउ यू कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट। तभी सरकार देखोगे कि जब अनाज नहीं दे पाएगी सरकार तो सरकार विल गिव यू फूड अलाउंस। अब 2020 में पैंडमिक होता है, देन दिस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वॉज मेड कम्प्लीटली फ्री। जो 3 रुपये और 2 रुपये था उसको भी खत्म कर दिया गया। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत नो पेमेंट वॉज रिक्वायर्ड। सो दिस इज व्हाट एवोल्यूशन ऑफ पीडीएस। यहाँ से यहाँ, दिस एवोल्यूशन ऑफ पीडीएस सो फार। अब देन क्या हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एफसीआई आई। क्यों, यहाँ पे पूरा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बनाया गया इन सब के तहत, तो इनके बाद फूड कॉर्पोरेशन का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बना होगा। सो व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? याद रखो कि जितने भी चैलेंजेस आएंगे वो सब आगे चल के हमारा क्या बनेगा, हमारा वे फॉरवर्ड बनेगा। तो अब देखो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का चैलेंज कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे खत्म होता है। एट द वेरी फर्स्ट प्रोक्योरमेंट स्टेज से शुरू होगा, स्टोरेज में भी इशू होगा, डिस्ट्रीब्यूशन में भी इशू होगा। सो देयर विल बी चैलेंज एट एवरी स्टेज। तो हमारा थिंकिंग पैटर्न भी ऐसी होगा। एज सुन एज वी थिंक अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एफसीआई एंड देयर चैलेंजेस, हमारे पास आएगा कि अच्छा प्रोक्योरमेंट के चैलेंजेस होंगे, स्टोरेज का चैलेंज होगा, डिस्ट्रीब्यूशन का चैलेंज होगा। देखो ऊपर से बिफोर वी डाइव डीप इनटू दिस ऑल, अब देखो मोटा मोटी ऊपर से चैलेंज क्या होगा प्रोक्योरमेंट का। एमएसपी का चैलेंज होगा कि लेस देन 5% ऑफ जो प्रोक्योरमेंट हो रहा है वो प्रोक्योरमेंट हो रहा है थ्रू एफसीआई। सो 5% ही प्रोक्योर कर पा रही है, लेस देन 5%। तो वेर इज ऑलमोस्ट 95% ऑफ ग्रेन गोइंग, इट इज गोइंग टू प्राइवेट मेंबर्स, प्राइवेट प्लेयर्स। और वो प्राइवेट प्लेयर क्या गारंटी है कि प्राइस रियलाइजेशन करवा रहे होंगे फार्मर्स का? सो दैट इज एन इशू। अब देखो स्टोरेज का क्या है, बफर स्टॉक 4 से 5 साल का होना, डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू पीडीएस एंड देयर आर ट्रांजिट लॉस। अब देखो ट्रांजिट लॉस जैसे देखा वैसे हम देखेंगे अच्छा इसके लिए कोई सजेशन होगा। क्या सजेशन होगा कि रादर देन ट्रांसपोर्टिंग इन गनी बैग्स, ट्रांसपोर्ट इन कंटेनर्स। अब आगे चल के जब पढ़ेंगे शांता कुमार कमेटी तो देखेंगे कि हाँ भाई उसमें उन्होंने यही कहा है, शांता कुमार कमेटी, एंड देयर विल बी अनदर कमेटी ऑल्सो विच विल से कि इसको कंटेनर में ट्रांसपोर्ट करो। सो वी नो दैट देयर आर इशू एट एवरी स्टेज एंड वी नीड टू एड्रेस इट। तो ये इसको सोचने का हमारा तरीका यही होगा। तो गवर्नमेंट क्या करिए, गवर्नमेंट इसके लिए खुद तो सरकार नहीं करेगी, खुद फूड मिनिस्टर नहीं जाएंगे वहां पे। तो व्हाट दे विल डू, दे विल फॉर्म अ कमिटी एंड व्हाट दैट कमिटी इज शांता कुमार कमेटी। तो जितनी भी रिकमेंडेशन हम पढ़ेंगे भी यहाँ के बाद से फॉर इंप्रूवमेंट इन पीडीएस और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो शांता कुमार कमेटी की पढ़ेंगे, ठीक है। देन आगे चल के एक बसु कमेटी आएगी, दैट विल बी ऑन पीडीएस एज वेल, और एमएसपी पे भी होगा वो। तो चलिए अब देखते हैं व्हाट वाज द रिफॉर्म नीडेड इन एफसीआई, जो शांता कुमार कमेटी ने कहा दैट फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो था ना 1960s में बना था, राइट, जब हम यहाँ पे क्राइसिस से लड़ रहे थे। तो एफसीआई यहाँ बना था। इस समय की डिमांड अलग थी। चलो जैसे मान लो अभी बारिश हो रहा है और अभी आपने छाता लगाया है, तो जब बारिश खत्म होगी तो छाता भी हटाओगे ना, राइट। सो this needs to change because FCI needs to reform because the challenges for which it was formed has now changed, right? तो शांता कुमार कमेटी ने यही कहा that it did play a crucial role, but today the paradigm has shifted. Consumption pattern have changed. Skewed cropping pattern हो गया due to MSP. India is net exporter of food. So reform at every stage becomes very mandatory. अब देखो रिफॉर्म एट एवरी स्टेज में प्रोक्योरमेंट स्टेज, स्टोरेज स्टेज, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज, यही जगह रिफॉर्म पढ़ेंगे। वो शांता कुमार कमेटी बनी हुई तो वहाँ भी हमारे जैसे कोई लोग बैठा होगा, अब उनको भी तो सोचना होगा। सो दे विल थिंक इन द सेम सिमिलर डायरेक्शन। अब देखो प्रोक्योरमेंट इशू क्या है, दैट इज ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, जितना आ रहा है सब खरीद ले रही है एफसीआई। और क्या पे कर रही है, एमएसपी। एमएसपी किसान को ग्रीडी बना रहा है कि अच्छा मुझे पता है कि मुझे एक जगह पे पता है यहाँ सारा अनाज लेके जाऊंगा और मेरा सारा अनाज यहाँ बिक जाएगा, तो वही उगाओ, क्योंकि जितना उगाऊंगा वो तो प्रोक्योर हो ही जाना है मेरा। तो स्क्यूड क्रॉपिंग पैटर्न हो गया। अब किसान वही उगा रही है जिस पे सरकार एमएसपी दे रही है, तो इससे क्या हो रहा है, लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। सो दिस वॉज आइडेंटिफाइड बाई शांता कुमार कमेटी। तो अब रिफॉर्म भी इसी के अराउंड सजेस्ट करेगी ना, ऐसा थोड़ी कि बोलेगी अच्छा लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है तो अब चलो चांद पे उगा देते हैं, नहीं ना।
अच्छा स्क्यूड क्रॉपिंग पैटर्न हो रहा है, अच्छा चलो पानी बहुत दे देते हैं, नहीं ना, तो रिफॉर्म भी इसी इशू के अराउंड सजेस्ट होगा। तो बस सोचो कि भाई ओपन नेट जो प्रोक्योरमेंट कर रही है एफसीआई, इसको डिसेंट्रलाइज कर दो, ठीक है। डिसेंट्रलाइज मतलब अब बोलो एफसीआई नहीं, स्टेट अपना अपना प्रोक्योर करे, बिकॉज राइट टू फूड इज नाउ देयर राइट, स्टेट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सो बोल दो गवर्नमेंट करेगी। और जो कमीशन मिल रहा है स्टेट गवर्नमेंट को उसको कम करो, बिकॉज स्टेट को पता है कि हाँ मेरे पास सरकार से पैसे आ ही जा रहे हैं, मेरे पास कमीशन मिल ही जा रहा है, सो स्टेट अपना बीपीएल आइडेंटिफिकेशन और अपना बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन खुल के करती है, पॉलिटिकल वेंडेटा से करती है। एंड ओपन नेट प्रोक्योरमेंट को बंद करो, पहले से डिसाइड कर दो कि गवर्नमेंट इतना अनाज खरीदने वाली है और कितना अनाज खरीदना है ये हम आगे डिसाइड करेंगे, देखेंगे कि सजेशन में आएगा कि 6 मिलियन मेट्रिक टन अनाज हमारे पास होना चाहिए, 5 मिलियन मेट्रिक टन स्ट्रैटेजिक रिजर्व होना चाहिए एंड 5 मिलियन मेट्रिक टन हमारे पास इंपोर्ट के लिए पैसे होने चाहिए। तो ये आगे चल के हम देखेंगे। सो ओपन नेट प्रोक्योरमेंट बंद कर दो। देन एफसीआई शुड प्रेफर स्टेट विथ लेस एमएसपी। अब देखो जो स्टेट गवर्नमेंट लेस एमएसपी डिसाइड कर रही है एफसीआई वहां से खरीदेगी, क्यों? इट शुड वर्क एज एन एंटरप्रेन्योर, इट शुड वर्क एज एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर बेनिफिट, क्योंकि अगर हम इस तरीके से करते रहेंगे तो फिजिकल बर्डन गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देयर इज इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर भी है जो एक रीज़न बनेगा इसका। सो रिफॉर्म्स आर डिसेंट्रलाइज द प्रोक्योरमेंट, जो यहाँ पे इशू था वही रिफॉर्म में आ जाएगा। आपको सोचना भी इसी तरीके से है, पढ़ना भी इसी तरीके से है, क्यों? क्योंकि इसी को एड्रेस करने के लिए बनी हुई कोई कमेटी, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट, बफर स्टॉक का इशू। तो व्हाट इज द इशू विद बफर स्टॉक? देखो प्रोक्योरमेंट कर लिया, स्टोरेज में बफर स्टॉक में देखो कि इतना ज़्यादा खरीद ले रहे हैं कि स्टोरेज करना एक सरदर्द बन जा रहा है। सो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन हुम, कंज्यूमर मिनिस्ट्री ये क्या कर रही है, कितना स्टोरेज करना है, एफसीआई क्या कर रही है, स्टोरेज कर रही है। सो डिफरेंट। अब देखोगे आगे चल के जब हम पीडीएस और डिटेल में पढ़ेंगे तो तुम देखोगे कि अच्छा मिड डे मील जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर करा रही है, आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट वो करा रही है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड फैमिली एंड वुमेन हेल्थ वेलफेयर। तो अब इन दोनों के बीच में देयर इज अ कोऑर्डिनेशन का इशू। तो उसी तरीके से यहाँ पे कंज्यूमर मिनिस्ट्री, एफसीआई सब अलग अलग काम कर रही है, एक ही काम के 4 भागों को 4 अलग अलग मिनिस्ट्रीज एंड 4 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखो रेलवे ट्रैक बनाना है तो लैंड चाहिए, लैंड स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट प्रोक्योर करके देगी, स्टेट देगी, वो डिस्ट्रिक्ट तक जाएगा। अब जब यहाँ पे लैंड बन जाएगा रेलवे मिनिस्ट्री का काम होगा यहाँ पे रेल बिछाना। देन इलेक्ट्रिफिकेशन चाहिए, यहाँ पे लाने के लिए एस्टैब्लिशमेंट के लिए रोड पे चाहिए, एंड रोड कहाँ से आएगा, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री बना के दे। सो देखो कितने कोऑर्डिनेशन चाहिए यहाँ पे। सो यूनिफाइड, यही हमारा गवर्नेंस जब पढ़ेंगे तो गवर्नेंस में भी यही आएगा कि देयर इज मल्टी डायमेंशनल अप्रोच एक चीज़ के लिए, मल्टी डायमेंशनल इशू फॉर अ सिंगल थिंग। तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑन एमएसपी होगा, क्यों? यही स्क्यूड प्रोडक्शन करा रही है ना, पॉलिटिकल वेंडेटा। बफर स्टॉक ओवरफ्लो, क्यों? क्योंकि ओपन नेट प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, एफसीआई फॉलोज प्री डिटरमाइंड, एफसीआई शुड फॉलो प्री डिटरमाइंड कोटा, क्यों? हमारे पास ओपन एंड प्रोक्योरमेंट है, जो आ रहा खरीद ले रहे हैं, राइट। सो परचेजिंग एवरीथिंग ब्रॉट इज लीडिंग टू व्हाट, बफर स्टॉक ओवरफ्लो। 5 मिलियन मेट्रिक टन का हमने 7 मिलियन मेट्रिक टन का हमने डिसीजन किया था, और जितना मतलब डिसीजन करना चाहिए, बट हम क्या कर रहे हैं, जो आ रहा है सारे के सारे खरीद ले रहे हैं। तो शांता कुमार कमेटी ने एक सोल्यूशन दिया इसका। क्या था सोल्यूशन? कि फूड सिक्योरिटी एक्ट इंप्लीमेंट करो जिसके अंदर 61 मिलियन मेट्रिक टन फूड ग्रेन हमारे पास होना चाहिए और स्ट्रैटेजिक रिजर्व में 5 मिलियन मेट्रिक टन होना चाहिए, ठीक है। तो 16 मिलियन मेट्रिक टन ही प्रोक्योर करो और स्ट्रैटेजिक रिजर्व के लिए 500 मिलियन मेट्रिक टन रखो, एंड देन विल से कि 5 मिलियन मेट्रिक टन फॉरेक्स रिजर्व भी रखो फॉर एक्सट्रीमिटीज। सफिशिएंट इंपोर्ट के लिए इतना पैसा रखो कि 5 मिलियन मेट्रिक टन इंपोर्ट कर सकें, जिसमें 3 मिलियन मेट्रिक टन हम वीट इंपोर्ट करेंगे और 2 मिलियन मेट्रिक टन राइस इंपोर्ट कर सकें। सो शांता कुमार ने कहा था कि हाँ ये करना बंद करो। और क्या सजेशन होंगे कि एक्सेस ग्रेन जो है उसका ऑटोमेटिक लिक्विडेशन ट्रिगर रखो, कि अगर मान लो अगर ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट करना ही है तो एक टारगेट रखो कि 61 मिलियन मेट्रिक टन हमारे पास होना चाहिए। जैसे ही ये आ जाता है एफसीआई आफ्टर प्रोक्योरिंग दिस शुड ट्रिगर अ लिक्विडेशन प्रोसेस, यानी कि अब आके प्राइवेट कंपनीज या फिर प्राइवेट प्लेयर्स आके डायरेक्ट खरीद सकते हैं, यहाँ से ऑटोमेटिक लिक्विड होना चलेगा, यानी कि सेल एक्सेस, उसको स्टोर करके रखने की जरूरत नहीं है, वो ग्रेन को रॉट नहीं कराना है,
ठीक है। एक्सपोर्ट बैन्स तो पहले लगाना बंद करना चाहिए, बिकॉज एक्सपोर्ट बैन से क्या होता है कि एक जो नेशन इंपोर्ट कर रही है हमसे, उसको दिखता है कि ये एक रिलायबल पार्टनर नहीं है, बिकॉज ये तो जब चाहे एक्सपोर्ट बैन कर देते हैं, इनके यहाँ थोड़ा सा इशू हुआ एक्सपोर्ट बैन कर देंगे ये। तो दिस गिव्स अ नेगेटिव इंटरनेशनल इंप्रेशन। और सिंस एक्सेस स्टोरेज हो जा रहा है, जो ला रहे हैं सब खरीद ले रहे हैं, एंड उसका एक प्रोसेस है बेचने का, इट कैन नॉट जस्ट, यू कैन नॉट गो एंड सिंपली बाई इट, सो इट क्रिएट्स व्हाट, आर्टिफिशियल शॉर्टेज बनाता है। क्यों? एक्सेस स्टोरेज हो जा रहा है। एंड अल्टीमेटली क्या होता है, ग्रेन रॉट करते हैं, ग्रेन रॉट करने के बाद ग्रेन स्कार्सिटी हो जाती है। ग्रेन स्कार्सिटी, एंड ये ग्रेन स्कार्सिटी क्या करता है, दिस मेक्स गवर्नमेंट ट्रिगर एक्सपोर्ट बैन्स, राइट। तो इसको भी डील करना है। एंड देन शांता कुमार कमेटी ने यह भी कहा कि देखो, एक्सपोर्ट बैन करो, इंपोर्ट बैन करो, सॉरी एक्सपोर्ट बैन करना बंद करो, इंपोर्ट बैन भी मत करो। ये नहीं कि हम अपने देश से उगा के अपनी, क्योंकि बीओपी बचाने के लिए सिर्फ इंपोर्ट बैन कर दो। क्यों? क्योंकि ओकेशनल इंपोर्ट इसलिए अलाउड होना चाहिए बिकॉज द पीडीएस सिस्टम शुड बी इकोनॉमिकल। सो इकोनॉमिकल इंपोर्ट अलाउ करो। कैसे? फॉर एग्जांपल लो, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में यहाँ पे हमें ग्रेन्स चाहिए, तो यहाँ पे जब ग्रेन्स चाहिए, सो इट इज चीपर टू इंपोर्ट इट फ्रॉम द नियर बाई कंट्री, लेट्स से चाइना, लेट्स से म्यांमार, लेट्स से बांग्लादेश, लेट्स से या बांग्लादेश या फिर नेपाल, कहीं से भी अगर चीपली प्रोक्योर हो रहा है, रादर देन जो राइस बाउल ऑफ इंडिया है यहाँ से एक्सपोर्ट करके ले, सॉरी यहाँ से ट्रांसपोर्ट करा के लेके आना। सो इट शुड बी, द प्रोसेस शुड बी इकोनॉमिकल इंपोर्ट। इंपोर्टिंग फ्रॉम चाइना इज चीपर देन ट्रांसपोर्टिंग इट फ्रॉम आंध्र प्रदेश। सो ये शांता कुमार, देखो अब इसी तरीके से आपको छोटा सा डायग्राम बनाना है और ये दिखा देना है, कितना बड़ा इंप्रेशन पड़ जाएगा एग्जामिनर को, दैट यू आर वेल वर्स विद द फैक्ट। देन स्टोरेज का इशू हमने यहाँ पे देखा था ना कि प्रोक्योरमेंट का इशू है, स्टोरेज का इशू है, डिस्ट्रीब्यूशन का भी इशू है। तो अब हमने देख लिया कि प्रोक्योरमेंट का इशू था, प्रोक्योरमेंट में बफर स्टॉक का भी इशू था, तो अब स्टोरेज का इशू क्या है? स्टोरेज का इशू है कि हम अनलिमिटेड जो प्रोक्योर कर लिए हैं उसका साइंटिफिक तरीका ही नहीं है हमारे पास स्टोर करने का, हम उसको रैंडमली गनी बैग्स में स्टैक कर दिए हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर सारा स्टैक्ड है ऐसे गोडाउन में। नाउ द ग्रेन्स हियर आर नॉट हैविंग फ्रेश एयर, ये रॉट करेगा, इसमें इन्फेस्टेशन होगा, रोडेंट का अटैक होगा। सो देर इज अ स्टोरेज कैपेसिटी इशू, दैट इज लैक ऑफ साइंटिफिक स्टोरेज। तो वी नीड टू डू व्हाट, वी नीड टू डबल द कैपेसिटी। एंड ये जो रॉटन ग्रेन है इनका भी प्रोसीड्स करना पड़ेगा। तो सोल्यूशन फॉर स्टोरेज क्या दिया शांता कुमार कमेटी ने? उन्होंने बोला कि ये जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है ना, स्टोरेज प्रोसेस, इसका आउटसोर्स करो। आउटसोर्स टू हु? एसडब्ल्यूसी एंड सीडब्ल्यूसी। व्हाट आर दिस? दिस आर स्टेट वेयर हाउस कमीशंस एंड committees and central warehouse committees. Not that government should directly do it. FCI is government's body. ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफर करो, ठीक है? दे आर गवर्नमेंट एजेंसीज, नॉट गवर्नमेंट इटसेल्फ। देन प्राइवेट प्लेयर को अलाउ करो अंडर पीईजी स्कीम। व्हाट इज पीईजी? दैट इज प्राइवेट एंटरप्रेन्योर गारंटी स्कीम। कि हाँ भाई तुम आओगे तो मैं तुमको गारंटी यहाँ पे सामान दे के ही भेजूंगा, ये नहीं कि तुम्हारा इन्वेस्टमेंट बर्बाद जाएगा। और उनको लंबे कॉन्ट्रैक्ट दो, 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट दो, सो दैट दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट देमसेल्फ, राइट। देन मॉडर्नाइज स्टोरेज फैसिलिटी, बस वही चीज़ है। लास्ट माइल डिजिटाइजेशन करो। क्यों? डिजिटाइजेशन करने से क्या होगा कि लास्ट माइल तक कैसे 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 हमारा गुड मूव किया है, कहाँ कहाँ कंटामिनेशन होने के चांसेस हैं, उसको हम ट्रैक कर पाएंगे। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन, इसको ये भी लिख सकते हैं एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन, दैट इज मैनुअल एंट्री ना हो। इससे क्या होगा? इससे हम ये भी ट्रैक कर पाएंगे कि हाउ डिड आवर ग्रेन मूव, स्पिलेज, ब्लैक मार्केट, इंप्रूव ट्रांसपोर्टेशन एंड देन प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन करो। अननेसेसरी होर्डिंग नहीं होना चाहिए। यूजिंग व्हाट? एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड को यूज करो, मेगा फूड पार्क बनाओ। सो व्हाट विल हैपन? इट विल लीड टू प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड स्पिलेज, so that shortage ना क्रिएट हो। देन इनेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट है, ये क्या करेगा? दिस विल प्रिवेंट डिस्ट्रेस सेलिंग, सो फार्मर विल हैव
रिसीट अवेलेबल, वो उसको कभी भी ट्रेड कर सकता है। अब हमने क्या एड्रेस कर दिया, वी एड्रेस्ड प्रोक्योरमेंट, वी एड्रेस्ड स्टोरेज। अब डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन को भी एड्रेस करना जरूरी है, ट्रांसपोर्टेशन इशू को। सो ट्रांसपोर्टेशन इशू में भी शांता कुमार कमेटी ने कुछ सजेशन दिए होंगे। तो व्हाट आर द इशू? सिनेरियो ये है कि अभी पे जो ट्रांसपोर्टेशन है वो जूट बैग्स या गनी बैग्स में हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, अभी मैंने आपको बताया था कि कंटेनर सॉरी गिर बैग्स के बगल में, बैग के बगल में बैग्स ऐसे स्टैग्ड है गोडाउन में, पूरा ऐसे स्टैग्ड है बैग। जो बीच के बैग्स हैं, यहाँ फ्लोर है, फ्लोर से मॉइस्चर सीप इन हो सकता है, ये रॉट करना शुरू होगा क्योंकि इनके पास वेंटिलेशन नहीं है, इंसेक्ट इन्फेस्टेशन शुरू हो जाएगा, रोडेंट अटैक हो सकता है, दीज ग्रेन्स कैन गेट रॉटन। सो जूट बैग का ट्रांसपोर्टेशन रुकना चाहिए। तो कैसे होगा ट्रांसपोर्टेशन? इसको करो कंटेनर में ट्रांसपोर्ट, एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फूड ग्रेन करो। सिर्फ एक ही तरह का ग्रेन हम लोग प्रोक्योर कर रहे हैं, राइस व्हीट राइस व्हीट राइस व्हीट, या फिर उससे थोड़ा बढ़ गए तो थोड़े पल्सेस पे चले जाते हैं, बट देर आर स्टिल मोर मिलेट्स कर सकते हैं, ज्वार रागी बाजरा, राइट। तो शांता कुमार कमेटी ने कुछ रिफॉर्म सजेस्ट किए। व्हाट वर द रिफॉर्म? दैट इज ट्रांसपोर्ट इन कंटेनर, प्रोवाइड बैग विथ ईयर। अब देखो अभी क्या सिनेरियो है कि अभी जो ये गनी बैग्स यूज हो रहा है, राइट, ऐसे होता है गनी बैग्स, लेट्स से दिस इज राइस। अब ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे ना हुक यूज करते हैं, फिर में यहाँ देखते हो लिखा होता है यूज नो हुक। अब जब इससे करते हैं ना तो दिस गेट्स पंक्चर्ड, तो यहाँ से स्पिलेज होता है, वेस्टेज। सो शांता कुमार कमेटी सजेस्टेड कि रैदर देन दिस बैग, अगर बैग में करना ही है तो गिव द बैग विच हैज ईयर्स मेड इनटू इट, सो दैट ये पकड़ने के काम में आए फॉर लिफ्टिंग। प्रोवाइड बैग विथ ईयर, देन फोर्क लिफ्ट यूजेस बनाओ, वाइल बिकॉज कंटेनर ट्रांसपोर्ट करना है तो उसको हाथ से तो नहीं उठाएंगे। एंड देन रेलवे का सिक्योरिटी बढ़ाओ, क्यों? स्पिलेज हो रहा है गुड्स का, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। और स्टोरेज जो है वो नियर मार्केट करो, नॉट अवे फ्रॉम मार्केट, सो दैट एक्सेसिबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, जो हमने यहाँ पे देखा था पिलर, एक्सेसिबिलिटी अवेलेबिलिटी बना रहे, अफोर्डेबिलिटी बना रहे, इसी के अराउंड तो सारा अचीवमेंट करना है ना। तो शांता कुमार कमेटी भी यही करेगी, कोई भी कमेटी भी यही करेगी, राइट। दैट स्टोरेज नियर मार्केट करो, reduce transportation risk, it will reduce transportation risk. And then we know that transport through water is cheap. So let's say अगर one second, so let's say transportation has to be done from Bihar to let's say हरियाणा, ठीक है। तो कैसे? rather than taking it through road, it can be taken through गंगा। अब हरियाणा गंगा जाती नहीं है तो it will go through what? It will go through यमुना, and this will be more cheaper. This will make way, ट्रेन्स जो जा रही हैं, ट्रेन्स के लिए खाली ट्रैक रहेंगे बिकॉज देर इज नो ओवरलोड हियर। शांता कुमार कमेटी ने क्या कहा कि भाई इनलैंड वाटरवेज को यूज करो ना, चीप होता है। एंड देन एफसीआई को लीन बॉडी बनाओ। अभी क्या है, दिस इज बल्क बॉडी, इसको लीन बॉडी बनाओ। वाई? आउटसोर्स करो एवरीथिंग, यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक हर्डल बहुत ज़्यादा है। एंड जो यहाँ पे एम्प्लॉय बैठे हैं उनको वीआरएस देके छुट्टी करो, गिव देम रिटायरमेंट एंड छुट्टी करो, उनकी नौकरी से मत निकालो, उनको छुट्टी कराओ। अब डिस्ट्रीब्यूशन का भी चैलेंज है बिकॉज ये तो था ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रांसपोर्टेशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन होना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ इशू होगा। क्या था इशू डिस्ट्रीब्यूशन का?
The committee must have identified some issues. What are the issues identified? That inclusion and exclusion error बहुत ज़्यादा है, यानी कि गलत लोग इंक्लूड हो रखे हैं और सही लोग एक्सक्लूड हो रखे हैं। लीकेज का इशू है। फेयर प्राइस शॉप जो है, इनको रिम्यूनरेशन मिलता है, हाउ मच दे सोल्ड, इसके आधार पे दे प्रेजेंट द बिल एंड दे गेट रिम्यूनरेशन। तो क्या गारंटी है कि ये आउटसोर्स करके ब्लैक मार्केट नहीं कर दे रहे हैं, ग्रेन को निकाल दे रहे हैं पीडीएस से? जो ग्रेन प्रायोरिटी हाउस होल्ड एंड अंत्योदय अन्य योजना वालों को जाना चाहिए था, वहां से डाइवर्ट करके ये अबो पॉवर्टी लाइन एंड ब्लैक मार्केट में बेच दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि रिम्यूनरेशन बेस्ड है, इनको पहले अपना पैसा लगाना पड़ता है, बाद में बिल मिलता है। सो ये इशू हमको टैकल करना पड़ेगा। देन लीकेज का इशू है। व्हाट इज लीकेज का इशू? दैट इज घोस्ट कार्ड, शैडो ओनरशिप। घोस्ट कार्ड मतलब वो लोग एग्जिस्ट, रिमेंबर जैसे हम देखते हैं न्यूज़ में कि इतने इतने गाड़ी पकड़ी गई जिनका सेम नंबर है। अब सेम नंबर पे क्या हो रहा है? सेम टेंडर इशू हो रहा है, अलग अलग नंबर पे इशू हो रहा है, या फिर इतने टेंडर मिले जिन एक ही गाड़ी का अलग अलग नंबर है। सो इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन हो रहा है। एंड देन इशू ये है कि कुछ स्टेट में ऐसा सिनेरियो है कि वहाँ पे यूनिवर्सल पीडीएस है। यूनिवर्सल पीडीएस मतलब सभी को मिल रहा है, बिकॉज जैसे स्टेट्स लाइक तमिलनाडु एंड केरला आर स्केयर्ड ऑफ एक्सक्लूजन एरर। सो उनके यहाँ यूनिवर्सल पीडीएस चलता है कि सबको अनाज मिलेगा। सो दैट इज क्रिएटिंग अ फाइनेंशियल बर्डन। एंड एफपीएस जो है, दे आर मेड एज ए लॉस मेकिंग मॉडल मशीन। तो गारंटी है कि ये आदमी जो इसको ओन कर रहा है वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर जाएगा, राइट? सो दिस इज इट एंटायर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फूड सिक्योरिटी भी इसी में हो गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी कंप्लीट हो गया। दिस इज इट। अब अगला लेक्चर होगा हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। मैं सोचा था उसको भी यहीं पे निपटा दूं, बट नहीं, उसको अलग से इसलिए करेंगे बिकॉज दैट विल गिव अस अ क्लैरिटी एंड क्लटर्ड कम रखेगा उसको, ठीक है? सो वो भी आज ही कर लेंगे हम, एंड देन वील मूव टुवर्ड्स एमएसपी। फिर हमारे पास क्या बच गया? एमएसपी बच जाएगा, एलाइड सेक्टर बच जाएंगे, क्रॉप एंड क्रॉपिंग पैटर्न बच जाएगा, खत्म। ओके, डन। थैंक यू एंड गाइस, प्लीज़ you can get your notes from here please. So इसको join कर लो, and I keep regularly updated entire scenario of PDF, so आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, and subscribe and join. See you next time.